तो एक तरफ मोदी सरकार अगले 5 सालों का रोड मैप देश के सामने रखना चाहती है, 2047 की बात बार बार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले रोजगार के मुद्दे पर विपक्षी दलों की ओर से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, थोड़ी देर में टीवी स्क्रीन पर होंगे। प्रियंका कक्कड़ जी, स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अमित जमई जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के, स्टूडियो में मौजूद हैं। आशुतोष जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही प्रोफेसर संगीत रागी जी भी स्टूडियो में आ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज तो अमित जमई जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, एक तरफ 9 सालों में सरकार ने क्या कामकाज किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से इस बात को गिना रहे हैं। अगले 5 सालों का क्या रोड मैप रहने वाला है, क्योंकि ये जो अभी बीती बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी की या कैबिनेट की, उसमें अगले 100 दिनों तक मोदी 3.0 आने के बाद क्या क्या काम किए जाएंगे, इतने कॉन्फिडेंस के साथ उस पर चर्चा की जा रही है। आपको लग रहा है कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनेगा, जिससे सिनेरियो जो अभी भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है उसको पलट पाने में आप लोगों को मिलेगी कामयाबी? चित्रा जी, सबसे पहले आपको आज तक को बहुत बहुत बधाई कि आपने रोजगार जैसे एक ज्वलन मुद्दे पर चर्चा करने का आपने सोचा। कल जो आदरणीय तेजस्वी जी की क़यादत में पटना में जो कुछ हुआ है, ये जो लाखों लाख सरों का सैलाब है, ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं थी, डीएम एसडीएम के आदेश पे कोई रैली नहीं कराई गई थी जी। पहला और आखिरी जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि इस देश में रोजगार, बेरोजगारी सबसे बड़ा संकट है और लाखों लाख लोग इकट्ठा हुए। माननीय अखिलेश जी वहां पे शामिल हुए। आपको पता है कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर साहब के आंकड़ों में अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि इस देश के 80 करोड़ लोग राशन उनको दिए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे गांव में जो थोड़ा सा भी मेहनत कश किसान है ना, वो राशन की लाइन में नहीं जाना चाहता है। जो लोग मेहनत करके कमाना चाहते हैं, लेकिन 80 करोड़ लोग इस देश के मतलब खैरात पे लाइनों में लगे हुए हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं। एमएसएमई उत्तर प्रदेश के जितने थे 17 के बाद आज इस 24 के समय में एमएसएमई बंद हो गए। कोई भी रोजगार, योगी आदित्यनाथ जी, चाहे एक पावर प्लांट हो, चाहे एक फैक्ट्री हो, अखिलेश जी ने कई बार कहा कि हमें योगी जी एक दिखा दीजिए। देखिए, आपके ही सहयोगी राहुल गांधी, अब उनकी ब्रेकिंग हम चला रहे हैं। वो बता रहे हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत हम फैलाते रहेंगे, जातिगत एक्सरे देश के हित में है, नोटबंदी से छोटे व्यापारी परेशान हुए और तमाम मुद्दे भी। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूं कि ये तमाम मुद्दे, आज नोटबंदी आज तो लागू हुई नहीं, उसके बाद कई चुनाव हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मुहर लग गई। वहीं आप जातिगत एक्सरे की बात कर रहे हैं। गरीब को जाति देखकर क्या आप विकास के पैमाने पर आगे लेकर जाएंगे? ये जाति से कब निकलेगा हिंदुस्तान? क्या इसके बारे में सोचे जाने की अमित जमई जी जरूरत नहीं है मौजूदा वक्त पर? जाति देखकर गरीबी तय करने बैठेंगे हम? जाति है कि जाति नहीं? जब इस देश के प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हो कि मैं पिछड़ा हूं, तो सवाल ये है कि जब पिछड़ों की बात हो रही है, अखिलेश जी कह रहे हैं जातिगत जनगणना करा दीजिए। एक कोई ऐसा पैमाना बनाइए कि क्या हो जाएगा उससे? इस देश में पता चले कि गुर्बत का क्या लेवल है, क्या सूचकांक है, वो जाति से कैसे पता चलेगा? वो जाति से पता चलेगा। नहीं, गरीबी देख, मतलब हम जाति देखकर गरीबी निर्धारित करने जा रहे हैं। चित्रा जी, इसका साइंटिफिक आधार है। आदरणीय तेजस्वी जी ने जब जातिगत जनगणना कराई, कास्ट सर्वे जब बिहार में हुआ, तो अपर कास्ट के बारे में पता चला कि ब्राह्मण्स, मुस्लिम जो मेहतर है, उनसे बदतर हालत है उनकी इकोनॉमिक हालत। तो हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास एक आंकड़े आ जाएंगे, चाहे वो SC ST OBC हो, सामान्य वर्ग के लोग हो, तो शिक्षा में, नौकरियों में उनके लिए एक प्रोग्राम बने। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, अगर अमित जमई की आपने बातचीत सुनी हो, उन्होंने कहा है रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है 2024 के चुनाव में और इसी मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से इंडिया गठबंधन घेरेगा आप लोगों को। क्या है जवाब इस पर? देखिए, राजनीतिक ढंग से बेरोजगार हुए 2-3 युवक अगर घूमकर रोजगार की बात कर रहे हैं, तो पहले तो मैं कहना चाहूंगा ये कोई नई नवेली पार्टी होते आम आदमी पार्टी की तरह और आकर कुछ अपना नया किरदार दिखाते और कहते मैं अभी जादू की छड़ी घुमाऊंगा और ये कर दूंगा, तो समझा जा सकता है। साहब, आप तो वो दलों के गठबंधन हैं जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक इस देश पे हुकूमत कर चुके हैं और बिहार में हुकूमत कर चुके हैं। यानी जो आजमाए हुए हैं और चुकाए हुए हैं, भ्रष्टाचार में डूबे उतराए हुए हैं, तब तो कुछ ना कर पाए। अब कहते साहब हम चमत्कार करके बता देंगे। अब मैं इसका 2 आधार पर उत्तर देता हूं। एक है तकनीकी आधार, इसको लेकर बहुत सारी बातें ये कहेंगे हमें समझ में नहीं आता और ये ऐसा है, आंकड़ा जो हम डाटा, बहुत स्पष्ट बात है, सिर्फ एक डाटा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि खाता, ये केवल तभी खुल सकता है जब कोई व्यक्ति कर्मचारी हो गया हो, क्योंकि कर्मचारी अपना भी कंट्रीब्यूशन डालता है और जो उसका नियोक्ता है,
यानी इंप्लॉयर है वो भी कंट्रीब्यूशन डालता है। तो अगर हमारी सरकार आई तब 11 करोड़ थे 2014 में और अब 27 करोड़ हो गए, तो ऐसा तो नहीं कि हवा में कोई ये 16 करोड़ लोग ऐसे आ गए जिन्होंने अकाउंट भी खोला और जिनका कोई नियोक्ता भी क्रिएट हो गया और उसने ऊपर से उसने पैसा भी डालना शुरू कर दिया। चलिए उन सब बातों पे आप कहेंगे, आज हम मैं आपसे पूछूं महंगाई की दर क्या है, बेरोजगारी की दर क्या है, अब उसको लेकर तो ये लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह जहां काम किए थे उस IMF के आंकड़े पर सवाल उठाने लगेंगे। अमित जमाई जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और ये पढ़े लिखे वाली बात तो जो प्रियंका कक्कड़ जी है टीम की पार्टी भी कहती है। इनसे पूछूं आज क्या स्थिति है, जर्मनी रिसेशन में है, जापान रिसेशन में है, अमेरिका की स्थिति खराब है, ब्रिटेन की स्थिति खराब है। उन सब से हम छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूं जो पाकिस्तान और श्रीलंका में क्या हो रहा है, उन सब से हम बेहतर स्थिति में चलिए वो भी नहीं। तो मैं दर्शकों के साथ अच्छा ये बताइए 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, अब पूरी बात हो जाए अमित जी तब बोलिएगा। 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, कोई रोजगार नहीं क्रिएट हो रहा होगा, सब हवा में क्रिएट हो गया तो कोई आके बना रहा होगा। 12 किलोमीटर पर डे रेल का विद्युतीकरण हो रहा है, ये भी कोई अपने आप कर रहा होगा। भारत की एयरलाइंस ने, टाटा ने दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज का ऑर्डर दिया है, मतलब वो उड़ाने वाले पायलट भी हवा में होंगे और चढ़ने वाले लोग भी नहीं होंगे, वो तो सब अपने आप हो रहा है। 74 के 150 एयरपोर्ट हो गए, वो अपने आप चलने लगे, उसमें कोई रोजगार थोड़ी सृजित हो रहा होगा। अभी चित्रा जी आपके ही कार्यक्रम में इससे पहले दिखाया जा रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनी सैमसंग, उसका दुनिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में है और उत्तर प्रदेश के नोएडा में ही। वो भी कोई हवा में जिन्नात आके बनाते होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं आंकड़े देखिए या धरातल देखिए, आप जिस आधार के ऊपर चलना चाहते हो। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अगर इनको अपनी बात पे भरोसा होता राहुल गांधी जी को, तो ये जात पात की बात नहीं करते, कहते रोजगार और अर्थव्यवस्था की बात करो। अगर इनको जरा भरोसा होता तो ये किसानों से जाके कहते आंदोलन मत करो, 90 दिन के बाद हम आने वाले हैं, हम सब ठीक कर देंगे। पर इन्हें पता है आएगा तो मोदी ही, इसलिए सिर्फ आकर हल्ला मचाना है। अन्यथा जो मैंने आंकड़े दिए हैं मैं विनम्रता से कहता हूं, यह वित्त मंत्री ने सदन के पटल पर दिए हैं, इनके किसी भी नेता ने। ठीक है, कोई आपत्ति, कोई ऑथेंटिक बयान है फ्लोर ऑफ द हाउस पे, मगर आके ठीक है डिबेट में आके कुछ भी बोल लेना है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे चुप्पी साधे रहना है, क्योंकि यथार्थ आंकड़ा वहां पे रखा जाता है। हाँ, एक बार बाकी लोगों की भी टिप्पणी ले लूं, उसके बाद अमित जी आप बोलिएगा। प्रियंका कक्कड़, मेरी आवाज अगर आपको आ रही हो, सुधांशु जी ने अपने बीते 9 सालों के कामकाज गिनाए और आगे का भी ब्लूप्रिंट रखा है। वो कह रहे हैं कि काम लगातार और अब की बार 400 पार, बीजेपी लगातार इसी नारे के साथ आगे बढ़ रही है। कैसे घेरेंगे? आपको लग रहा है कि रोजगार जिसको मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर पाएगा इंडिया गठबंधन? प्रियंका जी। सभी को नमस्ते। चित्रा जी हमें घेरने की जरूरत नहीं है, जनता इनको घेरेगी। जो इन्होंने 2 करोड़ के प्रॉमिस प्रति ईयर किए थे जॉब्स के, वो आज तक किसी को धरातल पे मिले नहीं है। ये बात सब जानते हैं। सब जानते हैं कि 10 लाख खाली पड़ी थी नौकरियां रेलवेज में ही, और कुछ भरा नहीं इन्होंने। हर साल चुनाव से पहले कुछ निकाल देते हैं। अभी आपने देखा होगा यूपी में भी कितना आवेदन आया था, करीब 50 लाख लोगों का आवेदन आया था नौकरी के लिए। इतनी ज्यादा बेरोजगारी स्तर हो चुका है। आंकड़ों की बात सुधांशु जी कर रहे थे, तो उनको पूछिए, देखे कि FDI इंडिया में नीचे चला गया है। उनको बोले कि इनकी PLI स्कीम जो इन्होंने निकाली थी, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, वो बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग पे है ही नहीं, सिर्फ असेंबलिंग पे है। इनको बताइए, यहाँ जो फैक्ट्रीज खुली वो असेंबलिंग के लिए खुली है, मैन्युफैक्चरिंग जैसी कोई चीज इंडिया में हो नहीं रही। सब जगह मैन्युफैक्चरिंग डाउन हो चुकी है। आज व्यापारी बुरी तरह से परेशान है, बड़े बड़े टैक्सेस लगा दिए गए हैं, पर कुछ राहत नहीं मिली। अगर सब कुछ इतना बढ़िया हो रहा है तो सेविंग, आप बैंक लोन देख लीजिए, बैंक में जो आपके पैसे रखे होते हैं उससे हिसाब लगाइए, क्या आपको इंटरेस्ट उस पर ज्यादा मिलने लगा? कैसे मिलेगा? जब 10 लाख करोड़ इन्होंने पूंजीपति मित्रों का माफ कर दिया तो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी बैंकों को। कस्टमर की सेवा थोड़ी कर पाएंगे। पूरी 14 लाख लोगों ने चिट्ठी लिखी, बकायदा RBI को कहा कि बैंकिंग सिस्टम में पूरा चरमरा गया है विश्वास, और ऐसा बार बार राइट ऑफ ना कीजिए। पर ये पिछले साल 10 लाख करोड़ माफ किए, इस साल 5 लाख करोड़ माफ कर दिए। ये इस तरह से आप लोग रहेंगे लोन की जिंदगी पे, आप रहेंगे EMI की जिंदगी पे। आज देखिए हमने जो राम राज्य वाला बजट पेश किया, लगातार हम दिल्ली के लोगों का
स्तर बढ़ाना चाहते हैं, जीवन स्तर। लगातार हम पंजाब के लोगों का जीवन स्तर बढ़ाना चाहते हैं। फ्री शिक्षा, फ्री हेल्थ केयर, फ्री महिलाओं को बस यात्रा, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, फ्री पानी, और अब 1000 रुपए प्रति महीना देने की बात की है हमने। सुधांशु जी, राम राज्य वाला बजट, ये होता है सही मायने में राम राज्य। ठीक है, राम राज्य वाला बजट आम आदमी पार्टी पेश कर रही है राजधानी दिल्ली के लिए, इस पर आप टिप्पणी कर दीजिए। संगीत जी, आशुतोष जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूं। सुधांशु जी। देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर इंटरनेशनल एजेंसीज अपनी रिपोर्ट में कह रही कि इंडिया का बैंकिंग सिस्टम रोबस्ट है, प्रियंका जी ने किस प्रकार की बात कही मुझे समझ में नहीं आता है। ये पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट तब बढ़ाया जाता है जब सरकार को डेवलपमेंट कार्यों के लिए पैसे नहीं मिल रहे हों, ताकि बैंक में पैसा रहे, लोग मार्केट में स्पेंड ना करें और तब उसको यूज किया जाए। हमने इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले ही बढ़ा दिया और इस बार 11,11,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखने से मार्केट में पैसा जाता है। अमेरिका बढ़ा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, पिछले 1 साल में 2 बार बढ़ा चुका है, इसके बावजूद उसका डॉलर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। पहले तो ये बात। अब राम राज्य में बता देता हूं, चित्रा जी, इनका राम राज्य बड़ा अद्भुत है। ये एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जिसके कि 3 नेता जेल में हैं और राम राज्य का दावा है। और मजे की बात यह है कि शिक्षा मंत्री जो उप मुख्यमंत्री थे वो भी जेल में थे और वो देश के एकमात्र शिक्षा मंत्री हैं। एकमात्र सरकार है जिसमें जो शिक्षा मंत्री था वही शराब का मंत्री था। ऐसा आपको कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। और शिक्षा मंत्री ने बतौर शराब मंत्री ऐसा राम राज्य का उदाहरण दिया कि एक बोतल के बदले एक बोतल फ्री देने की घोषणा की थी, एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री, और इसके बाद इन्होंने पीने की एज भी घटा दी थी। मतलब गजब का इन्होंने राम राज्य लाए थे। इसलिए, और मैं भी कहना चाहूंगा, राम के दर्शन करने भी गए थे, अपनी नानी जी की आत्मा को दुखाकर परिवार को भी बीच में ले आते थे। तो इनके राम राज्य पर तो मुझे एक पंक्ति, वैसे थे तो वो समाजवादी कवि जिन्होंने लिखी थी, मगर उसकी पहली लाइन बिल्कुल ठीक लगती है, जो दारू के दरिये में डुबोए हुए आम आदमी पार्टी ने के दिल्ली के लिए सही लगती है कि काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास में, काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्यों दिल्ली के विधायक निवास में। ठीक है,